ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कैसे होती हैं इसके बारे में आपको बता रहे थे, और हमने बताया कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, और वो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में हमने आपको डिस्कशन किया था। कार्बोकेटायंस का, कार्बो एनायंस का रेडिकल्स फॉर्म हुए थे, तो हमने देखा था कि कैसे इनकी स्टेबिलिटी जो होती है। और तुमने इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने तुमने कहा कि जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है कोवलेंट वाले कंपाउंड्स में, कार्बन है और मान लो Cl है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींच लेता है। तो फिर वो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हमने दिखाए थे, और उसकी एप्लीकेशंस भी दिखाई थी एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे सीबीएसई में। उसके बाद में हमने रेजोनेंस इफेक्ट में शो किया कि डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और हमने दिखाया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर जाते हैं, डी लोकलाइज हो जाते हैं। जब कभी भी डी लोकलाइजेशन होती है तो स्टेबिलिटी हो जाती है। तो दो टाइप के इफेक्ट बताए, प्लस आर और माइनस आर। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बताया, जो एक टेम्परेरी इफेक्ट है, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स में होता है। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है स्टूडेंट, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक एटम पर हो जाता है, तो प्लस ई हो सकता है या माइनस ई इफेक्ट हो सकता है। अब देखो कुछ और चीजें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले समय पे तुम्हारे साथ सारे ही जो भी ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप, वो सारे डिस्कस करेंगे। अल्काइल हाइड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, तो उनकी रिएक्शंस बहुत आसान हो जाएंगी। एक और चीज तुम्हें पता है कि थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है मॉलिक्यूल्स की। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं मॉलिक्यूल्स का। क्या कर रहा हूं? थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल्स का मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो कि थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, तुम ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानती हो कि जो कार्बन है, अगर कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी शेप क्या होती है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप? तुम्हें पता ही है क्या होती है। लवन्या, इसकी क्या शेप होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की? टेट्राहेड्रल? बोलो यस और नो। तो टेट्राहेड्रल जो है स्टूडेंट्स, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? 109.5 डिग्री। और ये थ्री डायमेंशनल है, क्या है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे। अगर तुमने मैथ्स में ये देखा है टेट्राहेड्रल, तो ये थ्री डायमेंशनल है। और हमारा जो बोर्ड जिसमें हम लिख रहे हैं ये तो टू डायमेंशनल है। ये क्या है? टू डायमेंशनल। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। देखो यहां पर हमने तुम्हें दिखाया है कि ये कार्बन है, ये कार्बन दिख रहा है, और ये दो हाइड्रोजन के लिए मैंने ऐसे लाइन डाली है। इसका मतलब क्या, ये इसी प्लेन में है। ये जो दो हाइड्रोजन है स्टूडेंट, ये सेम प्लेन में है, लेकिन एक मैंने सॉलिड वेज दिखाई है और एक मैंने डैश्ड वेज दिखाई है। तो तुम कह रहे हो कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक सॉलिड दिखा रहे हैं, सॉलिड डैश, और एक दिखा रहे हैं हम ऐसे, ऐसे बॉन्ड दिखा रहे हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, ये सॉलिड वेज है, ये सॉलिड वेज है। सॉलिड वेज क्या होती है? वो बॉन्ड जो ऑब्जर्वर की तरफ है। देखो जब तुम किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे, थ्री डायमेंशन को, जो तुम्हारे सामने है उसको हम सॉलिड वेज से दिखाते हैं, और जो हमारे से दूर है, अवे है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो उसे क्या दिखाते हैं? डैश्ड, डैश्ड वेज से दिखाते हैं। तो दो टाइप के हम यूज करेंगे। तो ये थ्री डायमेंशनल की क्या जरूरत पड़ेगी? जब हम अल्काइल हैलाइड्स पढ़ेंगे और भी रिएक्शंस करेंगे, तो जब हमें पता लगेगा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे, तो ये काम आएंगे।
क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें काम आने वाली हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल जो कंपाउंड्स होते हैं, जब उनकी रिएक्शंस होंगी स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि किस टाइप के कंपाउंड बनेंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? बोलो। नो सर। हाँ, ये तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हमारी रिएक्शंस जब होंगी, क्योंकि उसके अंदर जब जब कायरल कार्बन हो जाएगा, कायरल कार्बन, जब कायरल कार्बन होगा, तुम्हें पता है कायरल कार्बन क्या होता है? जो ऐसे कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, वो एसिमेट्रिक कार्बन भी होता है। तो वो कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो फिर उसके अंदर क्या होगा, रिएक्शंस में देखेंगे कि क्या चेंज हुई है, रोटेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज हुई है या नहीं हुई। तो ये 3 डायमेंशनल हमारे काम के हैं, इसलिए हमने इसके बारे में बताया। आप देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे रिएक्शंस में होने वाला स्टूडेंट्स, कि आपने लीवी सिंबल्स और डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लीवी सिंबल। देखो, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा था लीवी सिंबल्स। तो लीवी सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सर क्यों? हम ये कर चुके। हाँ जी, लीवी सिंबल्स के अंदर क्या बताते हैं हम सर हम कि, ये तो यहाँ पर ऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो रिएक्शन करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उनके लीवी सिंबल्स पता होने चाहिए, हम उनके लीवी सिंबल्स बना सकें। क्योंकि देखो, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट मेनली आने वाले हैं? कार्बन यूज होगा, हाइड्रोजन यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नाइट्रोजन यूज होगा, ऑक्सीजन यूज होगा, हेलोजन यूज होंगे। एक्स मैंने लिखा था, एक्स क्या होते हैं? FCl, Br, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होंगे। बोरॉन यूज होगा, बोरॉन के कंपाउंड्स हमने यूज करने हैं। तो कुछ मेटल्स भी मैं यूज करूंगा, मेटल्स भी यूज करूंगा, जैसे मैंने कहा सोडियम और मैग्नीशियम, ये सब यूज होने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस करेंगे स्टूडेंट्स। तो इनके साथ जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके लीविस सिंबल्स और लीवी स्ट्रक्चर में पता होने चाहिए। तो लीवी सिंबल जो उसने क्या बताया था कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या करते, हमें इतना पता है, क्या हमने बताया था कि जब रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शंस होती हैं, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से? आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्ट प्ले करते हैं इसमें। उनको हमने क्या बोला था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको हमने क्या बोला स्टूडेंट्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट जो कि रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके लिए हम सिंबल कैसे बनाते हैं? तुम्हें पता है कि जैसे हमें कार्बन का ही बनाना है लीवी स्ट्रक्चर, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 4। 4। तो मैंने 4 डॉट लगा दिए। अब देखो कि 4 डॉट का मुझे क्या फायदा हुआ कि जब ये बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स, तो 4 है तो 8 जो होता है, 8 मतलब ऑक्टेट इज रिक्वायर्ड टू बिकम स्टेबल। तो ये क्या करेगा फिर? कार्बन क्या करेगा कि अगर ये शेयर करेगा किसी के साथ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करता है, मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन और आते हैं कहीं से, तो ये कितने बॉन्ड बनाने वाला है फिर? 1 2 3 4। इस तरह से जब तुमने कहा कि कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, तो उसे पता लगा कि उसका लीवी स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूं स्टूडेंट्स। जब एक बॉन्ड मैं शो करता हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 बॉन्ड इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं नाइट्रोजन को लेता हूं स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? लीवी स्ट्रक्चर इसका क्या बना? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ पे देखो, कार्बन लिखा था मैंने, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इस तरह से अगर नाइट्रोजन मैंने लिखा है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? कैसे लिखते हैं? 1 2 5। 5। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर। अब देखो कि अगर ये 3 बॉन्ड बना देता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है। क्या बचता है? लोन पेयर। तो लोन पेयर बच गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में। हमने आपको बताए थे 2 टाइप के रीजन, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लीविस बेस है, एक तरीके से लीविस बेस का काम करेगा स्टूडेंट्स।
तो ये सारी जब हम रिएक्शंस करेंगे उसमें ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काम आने वाला है। हम इसके बारे में भी देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका, कि ये इस तरह से लिव स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। और देखिए अगर मैंने ऑक्सीजन लिया स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का कितना है 8, तो आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स? 6 आपने इसको ऐसे शो किया ऑक्सीजन को 6 6, बिल्कुल सही आंसर किया तुमने। मान लो देखो ये ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे अगर 2 बॉन्ड बन गए स्टूडेंट्स, तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 लोन पेयर, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये बॉन्ड बन गया। तो ये दो, जो ऑक्सीजन होती है वो 2 बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड बनाती है या सिंगल। अगर सिंगल बनाएगी तो चार्ज भी अभी मैं देखने जा रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ फॉर्मल चार्जेस की, भी तुम्हें दिखाता हूँ। तो ऑक्सीजन जैसे अब ये वाटर बना था स्टूडेंट, तो वाटर में क्या हुआ था ऐसे देख रहे हैं, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वाटर के पास। तो ये एक तरीके से लिविस बेस का काम कर सकता है ऑर्गेनिक की रिएक्शन में, यस और नो? कर सकता है। ये अल्कोहल लिख दिया मैंने, बताओ अल्कोहल में क्या हुआ कि इसके पास भी यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं ऑर्गेनिक की रिएक्शन में। ये क्या है? लीविस के बेस हैं, लीविस बेसिस हैं। तो लीविस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत काम के हैं, ये हमारे लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक की रिएक्शन में समझ आनी शुरू हो जाएगी। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोरोन लिखा है तो बोरोन में क्या स्टोरी है? बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? बोरोन के पास 3 3। वेरी गुड, 3 है। तो 3 है ना, तो ये BH3 जब मैंने लिखा था तो BH3 लिखा था। अब देखो कि इसके पास कुल 6 हैं, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? लीविस एसिड है। ये क्या है? एक लीविस एसिड है स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, बोलो ले सकता है कि नहीं ले सकता? क्योंकि इसके पास 6 हैं, 2 4 6, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये गेन कर सकता है। ऑर्गेनिक की रिएक्शन में ये काम आएगा, हमारे काम आएगा भी। हम इसके बारे में और भी बताएंगे तुम्हें। अब देखो कि बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, अब मैंने कुछ मेटल भी लिखे हैं। देखो सोडियम जो है, बताओ इसकी क्या है बनेगी? इसका लिव स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। 1 से 20 तक तो मुझे याद ही होने चाहिए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लिव स्ट्रक्चर में स्टूडेंट, और ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये इसके पास ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा रिएक्शंस के अंदर। तो बहुत सारी रिएक्शंस में हम देखेंगे सोडियम का हम यूज करेंगे। और अगर मैंने मैग्नीशियम लिखा है स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? मैग्नीशियम इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। और मैग्नीशियम का कितना होता है स्टूडेंट? यहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीशियम का 12 होता है स्टूडेंट्स। तो कितने हैं इसके पास? मैग्नीशियम के पास 2 हैं। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? 2+ बनाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम तुमने सुना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यस और नो? देखो Yes. RMgBr, RgCl, ये बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स। कहाँ यूज होता है? ये कौन सा था, कहाँ यूज होता है? तुम्हें पता है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का हमने यूज किया स्टूडेंट्स। इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और ये देखो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है स्टूडेंट, दे सकता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव वाला कार्बन बन गया जो अटैक कर सकता है कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जो कीटोन्स होते हैं स्टूडेंट, या एल्डिहाइड्स होते हैं, इनके ऊपर क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा? यहाँ पर। तो ये रिएक्शन मैंने कहाँ यूज की थी? एल्डिहाइड या कीटोन्स में। बताएंगे स्टूडेंट्स कि कहाँ पर ये यूज करूंगा मैं रिएक्शन। अभी हम सारे करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन सब हम करेंगे। अभी बता रहा हूँ कि ये जो लिव स्ट्रक्चर हमने बनाया उसका क्या यूज था। कि देखो यहाँ पर ये आएगा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जो
हम करेंगे कीटोन्स और एल्डिहाइड में। एक रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोलो है या नहीं? वो वाली Yes, sir. रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट्स एल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में, क्योंकि ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, और ये इस तरह से ये था मेथड बनाने का एल्कोहल्स का। एल्कोहल्स बनाएंगे हम, और इस मेथड से क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड स्टूडेंट्स। वी कैन प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स। अब देखो कि यहाँ पर हमने कुछ लीव स्ट्रक्चर दिखाया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो तुम, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लीव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, CO2 का। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है स्टूडेंट्स, और 2 ऑक्सीजन के पास कितने हैं वैलेंस में, एक पे 6 है, तो 2 में 12 है, कुल मिलाकर 16 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लीव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये लोग तुमने ऐसे किया। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 4 6 8 तो गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं 16 में से, तो कितने बचे हैं 8। तो मैंने 4 इधर लगा दिए और 4 इधर लगा दिए, 4 और 4। तो ये लीव स्ट्रक्चर बन गया CO2 का। बोलो मैंने सही किया या गलत किया है, कुछ गलती तो नहीं? CO2 का लीव स्ट्रक्चर बन गया, बोलो ठीक है या गलत है? मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की लवन्या? कुल मिला के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए थे ना मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसके पास 4 थे और 6 इंटू 2 12, तो कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। सबके पास 8 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 8 हो गए, यहाँ पर कार्बन पे भी 8 हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ये कार्बन क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है CO2 का। तो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में बताऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर देगा, और कुछ हम कंपाउंड्स बनाएंगे जिसमें ये यूज होगा स्टूडेंट्स, यूज होगा, ये हम देखेंगे। कॉलवेज रिएक्शन और वो सब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट कर सकता है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे देखो, वाटर के पास हमने ऑलरेडी बताया कि 2, एक लिविस बेस है, 2 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमें लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने आने चाहिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए। किसी को तुम्हें कोई डाउट है इनमें कि कैसे बनते हैं ये स्ट्रक्चर, बोलो। ये सारे मैं यूज करूंगा ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में स्टूडेंट्स। अच्छा वेरी गुड, तुम्हें आता है। देखो यहाँ पर हमने दिखाया है, ये अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मीथेन का है लीव स्ट्रक्चर। लेकिन जब अमोनियम आयन बन जाता है, अमोनियम ये क्या, जब एक H और आ जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये OH माइनस का बहुत हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जब कभी भी ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा तो याद रखना, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये एक लीविस बेस का भी काम करता है स्टूडेंट्स, OH माइनस। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया कि हमने क्या दिखाया तुम्हें, बोलो कोई डाउट है किसी चीज में? आगे चलूंगा मैं, फिर ये हो गया। तुमने ये सारा नोट करते रहना, ये सारे काम आएंगे हमारे जब हम रिएक्शन स्टडी करेंगे, सब नोट कर लेना। अब देखो कि आगे चलते हैं। अब मैंने दिखाई है तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इसका क्या यूज है, बहुत यूज है। देखो कि क्या करूंगा मैं, रिएक्शंस होने वाली हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या यूज है, देखो यहाँ पर हमने एक पार्ट दिखाया है, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसे पोलिंग स्केल कहते हैं। ये 2.20 है, ये 0.98 है, ये 93, ये बेरिलियम की है, ये बोरॉन की देख रहे हो, बोरॉन की कम है हाइड्रोजन से। कार्बन की हाइड्रोजन से ज्यादा है 2.55, और नाइट्रोजन की और भी ज्यादा है, ऑक्सीजन की और भी ज्यादा है।
फ्लोरीन की। इससे क्या बन जाता है स्टूडेंट, देखो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स हम यूज करने जा रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मैं यूज कर रहा हूँ, देखो कार्बन और ऑक्सीजन, तो बताओ कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की या कार्बन की? ऑक्सीजन की 3.44 है, कार्बन की 2.55 है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होने वाला है। ये बॉन्ड पोलर है, मैं ये कह रहा हूं, ये डाइपोल मूवमेंट होती है, ये बॉन्ड पोलर हो जाते हैं। बॉन्ड पोलर है स्टूडेंट, बॉन्ड पोलर है, मतलब प्लस और माइनस चार्ज लग जाते हैं। अब मैंने कहा कि कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाना है स्टूडेंट, तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन कहां पर है, नाइट्रोजन की 3.04 है, कार्बन, नाइट्रोजन ज्यादा। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। और मैंने कहा लो CCl, अब बताओ कि Cl की तो बहुत ज्यादा है 3.16, कार्बन की 2.5 है, तो ये बॉन्ड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो एल्काइल हैलाइड्स जब मैं पढ़ूंगा ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता लग जाएगा कि क्या बॉन्ड की पोलैरिटी किस तरफ है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इसीलिए ही तो रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कार्बन जो सबस्ट्रेट होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन से रिएजेंट अटैक करेंगे, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन से रिएजेंट अटैक करने वाले हैं, इसे कार्बन आयन बोला था मैंने, तो कौन से रिएजेंट आने वाले हैं इसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल आने वाले हैं। तो न्यूक्लियोफाइल तुमने दिखाए थे, उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, ये इस पे जुड़ेंगे, ये यहाँ पर अटैक करेंगे कार्बन पे। तो बॉन्ड की पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जैसे कि आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखा, तो इसमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से भी, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है बॉन्ड। और जैसे मैंने लिखा CN स्टूडेंट्स, तो CN में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, कार्बन की पॉजिटिव है। और जैसे हमने लिख दिया BH3 स्टूडेंट्स, अब BH, ये BH वाले बॉन्ड है, हाइड्रोजन की 2.20 है तो बोरॉन की 2.20 है, तो बोरॉन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नेगेटिव है इसमें, हाइड्रोजन के पास क्या है नेगेटिव, बोरॉन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, तो ये बॉन्ड देख रहे हैं पोलर हो जाते हैं। और ऐसे कुछ मैंने मेटल भी दिखाए हैं, मेटल की देखो बहुत कम होती है, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। जिंक की देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है, तो देखो जिंक तुम्हें बताया है कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में हम यूज करेंगे जिंक का भी, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। मेटल्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जैसे मैग्नीशियम का मैंने बताया था स्टूडेंट्स तुम्हें, मैग्नीशियम की देखो बहुत कम है 1.31, तो अगर कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड होगा ये बहुत कम है, तो ये पॉजिटिव होने वाला है, ये नेगेटिव होने वाला है स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को खींच जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि बॉन्ड पोलर हो जाते हैं। बॉन्ड्स की पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो मैंने पार्ट ऑफ द टेबल दिखाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये पॉलिंग ने स्केल दी थी, तो इससे पता लग जाएगा कि कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो कहां पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस, नेगेटिव किसके पास है और पॉजिटिव किसके पास है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम यूज करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमारे ये बॉन्ड बनने वाले हैं, कार्बन और सल्फर के बॉन्ड भी बनेंगे। सल्फर की कितनी है 2.58, तो कार्बन से ज्यादा है सल्फर, यहाँ पे कितनी है कार्बन की 2.55, ये उससे थोड़ा ज्यादा है 2.58, तो इधर नेगेटिव आने वाला है। तो ऐसे सारे बॉन्ड हमारे बनने वाले हैं ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में, जिससे कि हमें पता लगेगा कि जब रिएक्शंस होंगी तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस कैसे होता है, कहां पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आ गया तुम्हें, क्योंकि बॉन्ड जब पोलर होते हैं तभी रिएक्शंस होती हैं, उनके ऊपर अटैक होएगा। जब तुम्हें रिएक्शन मैंने दिखाई क्या कहा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट अटैक करेगा, ये भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये तो एक पार्ट मैंने दिखाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो मेरे काम के हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको मैंने लिया। आप देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मल चार्ज क्या होता है। देखो फार्मल चार्ज के बारे में बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जब कभी भी मॉलिक्यूल्स हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो तुमने कहा था कि लीविस में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसी को ही हमने रेजोनेंस बताया। तो फार्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं किसी भी कार्बन में? देखो, फार्मल चार्ज का क्या मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो न्यूट्रल है, और कई बार हम देखते हैं कि जब ये जो बन जाते हैं, जैसे कि हमने ये O3 बना दिया स्टूडेंट, अब यहां पे मैंने प्लस दिखाया या माइनस दिखाया बताओ? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अब ये प्लस माइनस क्या है जो मैंने दिखाया है, +1 और -1, ये फार्मल चार्ज है स्टूडेंट्स इन एटम्स के ऊपर। तो ऐसा चार्ज जो हम असाइन करते हैं एटम या मॉलिक्यूल को, अज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्ड्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन एटम्स। अब ये कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज किसी भी जगह? जब हम लिविंग स्ट्रक्चर बना लेंगे स्टूडेंट्स, तो हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे किसी भी एटम के ऊपर? कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज? हम ये कह रहे हैं कि जो लिविंग स्ट्रक्चर है उनमें जो एटम्स हैं उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज होता है। कुछ न्यूट्रल होंगे, कुछ के ऊपर -1 दिखा रहा हूं, किसी पे +1 दिखा रहा हूं, तो वो क्या होते हैं? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का क्या फायदा है? इससे हमें पता लग जाता है, हेल्प्स इन कीपिंग द ट्रैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होनी है। क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, अगर हमें फॉर्मल चार्ज पता लग जाए। देखो, जब कभी भी कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा, अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। ये जो कार्बन है, मैं ये कह रहा हूं, ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रल है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो यहां पर जो कार्बन है वो न्यूट्रल है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं? कार्बन क्या है? न्यूट्रल। कैसे पता लगेगा कि ये न्यूट्रल है? कैसे पता लगेगा कि ये न्यूट्रल है? हाउ विल यू नो कि दिस इज न्यूट्रल कार्बन? तो हम इसका फार्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फार्मल चार्ज का फार्मूला मैंने यहाँ पे एक फार्मूला दिया है, हाउ टू कैलकुलेट द फार्मल चार्ज। देखो, फार्मल चार्ज का एक फार्मूला दिया है मैंने। FC को कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? मैंने लिखा है V क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, -N क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग जितने भी लोन पेयर होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने क्या दिखाया? -B, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट। इस तरह से ये फार्मूला मैंने दिखाया। तो फार्मल चार्ज है V-N-B/2। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -N क्या है? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। अब इस केस में देखो, हमने कैलकुलेशन करनी है फार्मल चार्ज की। तो बताओ कि कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब यहाँ पर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? कोई लोन पेयर है? जैसे ये बन गया था, अगर ये बन गया था, इसके पास कोई है हमारे पास लोन पेयर? कोई भी नहीं है। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं। ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2, 4, 6 एंड 2, 8। कितना आया आंसर? इसका आंसर कितना आया फार्मल चार्ज का? 4 - 4 0 आ गया। तो ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये बन गया, स्टूडेंट, अब ये बन गया, मान लो, अब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा फार्मल चार्ज? अगर ये मैंने बना दिया, इस कार्बन पे फार्मल चार्ज निकालना स्टूडेंट्स, फार्मल चार्ज निकालना है। अब इसके अंदर फार्मूला तो वही है मेरा। इसके पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के? 4। कोई मैंने लोन पेयर दिखाया है यहां पर? नहीं है मेरे पास, 0।
और कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 2 3, 8 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2 कितना आ गया फिर? 1 4 - 3 +1 आ गया। तो यहाँ पे प्लस दिखाया हमने। तो जब मैंने कार्बोकैटायन बनाया था, प्लस दिखाया था, तो वो फॉर्मल चार्ज है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। दिस इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन स्टूडेंट्स। और अगर मैं ये कह दूं कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स तो वो न्यूट्रल होगा। देखो यहां पर मैंने शो किया आपको, आप देख रहे हैं ये कार्बन है। कार्बन मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ही यूज होना, जितने भी मैं मॉलिक्यूल्स लूंगा उन सब में कार्बन है ऑर्गेनिक में। अब जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट, 1 2 3, तो ये 0 ऊपर दिखा रहा हूं मैं, ये न्यूट्रल है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 है। लेकिन जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स और लोन पेयर नहीं है तो वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर कार्बन ऐसे है, यहां पे एक लोन पेयर है, अब क्या चार्ज होगा इसके ऊपर? अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब कितना आएगा इसका फॉर्मल चार्ज स्टूडेंट्स, बताओ? -1 और लोन पेयर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, -2 इलेक्ट्रॉन्स है। और माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 4 6 6 पर -1 आएगा। -1 आ गया। तो इसीलिए इस पे माइनस लिखा हुआ है, ये कार्बन आयन बना है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो वो हमेशा 0 न्यूट्रल, उसमें न्यूट्रल चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। जब कभी भी प्लस होगा तो प्लस, मतलब जब कभी भी लोन पेयर नहीं होगा तो वो +1 होगा, उसका फॉर्मल चार्ज +1 होगा। और अगर एक लोन पेयर ले लेता 3 बॉन्ड वाला कार्बन तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, उसका फॉर्मल चार्ज -1 होगा। क्या होगा? -1। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे एटम्स हैं उनके फॉर्मल चार्ज हम निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उससे उनकी जो रिएक्शंस होंगी उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। देखो नाइट्रोजन है, अब मैंने नाइट्रोजन को ले लिया, देखो ये मेरा नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए। कितने बनाए? 3 बॉन्ड बनाए। अब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो इसके पास एक लोन पेयर है। ये लिविंग स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का, बोलो सही है गलत है? बताओ सही है गलत है? अब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास? लवन्या कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द नाइट्रोजन? 5 5। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2। और बताओ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 6 4 एंड 2 6। तो कितना आंसर आया हमारा? है 0 0। तो इस पे कोई, ये न्यूट्रल है नाइट्रोजन। जब कभी भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स, वो उसका फॉर्मल चार्ज 0 है। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है स्टूडेंट्स। देख रहे हो इसके ऊपर कोई भी चार्ज मैंने नहीं लगाया। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, ये अमोनिया है मेरा। इसके ऊपर मैंने कोई भी चार्ज प्लस और माइनस नहीं दिखाया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैंने ऐसे लिख दिया, अब मैंने ऐसे लिख दिया है, देखो ये अमोनियम का नाम सुना है तूने, अमोनियम आयन। अब इसके ऊपर बताओ कि नाइट्रोजन का कितना चार्ज आएगा? जब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना दिए तो इसका चार्ज निकालना है। कैसे निकालोगे? फॉर्मल चार्ज और 1 आएगा। कितना आएगा? 1 1 आएगा। नाइट्रोजन के 5 हैं, लोन पेयर 0 हैं, और कितने हैं? 2 4 8 -2, तो +1 आ गया। तो इसको हमेशा प्लस दिखाते हैं, तुमने देखा होगा बुक्स में। जब कभी भी अमोनियम लिखता हूं मैं कैसे लिखता हूं? अमोनियम आयन को कैसे लिखता हूं? ऐसे लिखा होगा बुक्स में, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? जी सर। तो वह नाइट्रोजन के ऊपर है फॉर्मल चार्ज +1, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो फॉर्मल चार्ज मैंने निकाला था ये कार्बन के ऊपर था, ये हाइड्रोजन के ऊपर नहीं था जब मैंने लिखा था CH3+। तो ये कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 है, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है स्टूडेंट्स। माइनस लिखा था जब तो वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं था स्टूडेंट्स।
अब तुम्हें समझ आनी शुरू हो गई कैसे निकालेंगे। अब देखो कि ये भी पता लग गया, अगर नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए स्टूडेंट्स, अगर नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो अब इसका फार्मल चार्ज निकालना है। लो अब इसका फार्मल चार्ज निकालो। अब कितना होगा फार्मल चार्ज स्टूडेंट्स, बताओ कितने हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कह रहे हो, अब लोन पेयर के 2 हैं इसके पास, और कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 और 2 4, 4/2। कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कितना आ रहा है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पर हमारे पास ये बने हैं, लेकिन एक और भी है इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि हाइड्रोजन चले गई है NH, एमाइड कह रहा हूँ, एमाइड कह रहा हूँ, तो ये 4 है मेरे पास। कितना आंसर आया, कितना आया, -1 -1 आया। इसको बोलते हैं एमाइड, इसके ऊपर माइनस लगा होगा, ये एमाइड आयन होता है स्टूडेंट्स। देखो एमाइड आयंस जो होता है मैं बहुत यूज करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट, ऐसे ये अमाइड आयन है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं। ये एक तरीके से बहुत नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये काम करेगा बेस का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीविस बेस है। तो ये एक लीविस बेस है स्टूडेंट, रिएक्शंस के अंदर ऑर्गेनिक में ये प्रोटॉन को खींच लेगा, ये प्रोटॉन को खींच लेगा। जैसे तुम यूज करोगे ना सोडामाइड, सोडामाइड को अगर मैं इससे रिएक्ट कर दूंगा ऑर्गेनिक के अंदर स्टूडेंट्स, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, क्योंकि ये क्या करेगा, NH2 इसको खींच लेगा और आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हाइड्रोजन को खींच के ले गया NH2, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको भी खींच लेगा दूसरे को भी, तो ये क्या बना देगा, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA। देखो इस तरह के ये कंपाउंड बनने वाले हैं। तो इसका बहुत यूज होगा सोडामाइड का, सोडामाइड Na+ होता है, ये फिर माइनस हो जाता है। तो जब कभी भी नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं स्टूडेंट, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, 4 बनाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और 3 बनाए तो वो न्यूट्रल है। देखो यहाँ पे मैंने शो कर दिया, ये नाइट्रोजन है, जब 3 बॉन्ड बनाएगा 1 2 3, तो एक लोन पेयर है इसके ऊपर, ये फार्मल चार्ज 0 है। जब नाइट्रोजन के बाद 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं स्टूडेंट्स, और 2 बॉन्ड बनाएगा तो वो नेगेटिव -1 फार्मल चार्ज होगा, -1 होगा, यहाँ पे शो किया स्टूडेंट मैंने माइनस। और जब कभी भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना देगा स्टूडेंट, 4 बॉन्ड बना देगा, तो उसका फार्मल चार्ज +1 हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीजें यूज होने वाली है, फार्मल चार्ज बहुत काम का है। और ऑक्सीजन की स्टोरी क्या है, देखो ऑक्सीजन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन में क्या होगा, तो ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे फार्मल चार्ज ऑक्सीजन का। अच्छा ठीक है, अभी देखता हूँ कैसे निकालूंगा। तो ऑक्सीजन का थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। अच्छा अब ऑक्सीजन का देखते हैं कि ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, फार्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगी, इसे पता लग जाएगा कि फार्मल चार्ज क्यों यूज करते हैं, प्लस माइनस कितने लगाने हैं, क्यों लगाते हैं। ये सब फार्मल चार्ज होते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और उनकी रिएक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी भी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है जब प्रोडक्ट्स बनते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे बनने वाले हैं इनके ये कंपाउंड स्टूडेंट्स। सर हाँ सर बट हम ये कर नहीं चुके थे, है, हम तो ये कर चुके हैं, क्या कह रहे हो, हम तो ये फॉर्मल चार्ज कर चुके चार्ज फार्मल चार्ज का ही बता रहा हूँ मैं अभी। नहीं, बट ये कर नहीं चुके हम, ये कहाँ किया था तुमने, कर लिया सर। अभी एक मिनट में बताओ। हेलो, हाँ हाँ मैं क्लासेस लाता हूँ, अभी भी मेरी क्लास चल रही है, मैं अभी आपसे ना आधे घंटे बाद बात करता हूँ, मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन, आप आधे घंटे में कॉल कर लेना, ठीक है, ओके।
बस ये जल्दी ये खत्म हो रहा है, बस सिर्फ इस एक दो मिनट बता रहा हूँ। सिर्फ ये जो मैंने इसलिए लिया था, ये बॉन्ड मुझे दिखाने थे कि कौन से बनने हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने ये दिखाना है, ये जो एलिमेंट्स मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज कर रहा हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कितने बॉन्ड बनाएंगे। अगर ऑक्सीजन को लेता हूँ ना, ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन है मेरे पास, तो ऑक्सीजन में क्या है, देखो मैंने O का यूज किया है। अब ऑक्सीजन के पास देखो, जब जब कभी भी ऑक्सीजन, तुमने देखे होंगे डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया स्टूडेंट्स, तो अब कितने इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, एक और एक, दो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका थर्मल चार्ज कितना आएगा, ऑक्सीजन के पास कितने 6 हैं, और ये कितने 4 हैं, और कितने बने 2 और 2 4, 4/2, ये कितना आ गया 0 आ गया। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास आ गए हमारे पास 0 चार्ज, जब 2 बॉन्ड बनाएगा, जब 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, अब यहां पर ऑक्सीजन, तो यहां पर कितना चार्ज आने वाला है, -1 आएगा। तो ये -1 हो जाएगा, जब कभी भी ऐसा ऑक्सीजन होगा ये -1 आने वाला है। तो हैलोजेंस का अगर मैं देखूं, अगर मैंने फ्लोरीन ले लिया, देखो फ्लोरीन के पास कितने हैं, फ्लोरीन के पास क्या है, ये कितने हैं 7। तो ये एक बॉन्ड अगर बनाता है तो कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि देखो फ्लोरीन, लेकिन जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, अब क्या होगा, ये माइनस चार्ज हो गया। तो जब ये एनायन बना लेगा अपना स्टूडेंट, एनायन बना लेगा, तो ये फ्लोरीन, अब कोई बॉन्ड इसके पास नहीं है। जैसे कि Na+ NaF मैं यूज बहुत करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। इस तरह के रिएजेंट हम यूज करने जा रहे हैं। और अगर कहीं भी फ्लोरीन जो है कैटायन बनाएगा, अगर F+ में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, F+ में, तो अगर इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब इसमें क्या आएगा चार्ज, +1। तो यहां पर ये हमने शो किया आपको किस तरह के चार्ज बनने वाले हैं, प्लस और माइनस। अब देखो कि यहां पर देखो कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं जो हम यूज करते हैं। फॉर ईच ऑफ द स्ट्रक्चर शो आइडेंटिफाई द फॉर्मल चार्ज ऑन एनी ऑफ द एटम्स दैट आर नॉट न्यूट्रल। देखो मैंने ये शो किया CH3CH2O। अब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर स्टूडेंट्स। देखो ये बहुत यूज होने वाला, तुमने ये सुना था RONA का नाम सुना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। ये मेरा क्या है, एल्कोक्साइड आयन। व्हाट इज दिस, एल्कोक्साइड आयन। तो ये एल्कोक्साइड आयन है स्टूडेंट्स, क्या है, एल्कोक्साइड आयन। अब देखो कि इसके ऊपर मैंने नेगेटिव दिखाया, अगर तुम देखोगे यहां पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो -1 आएगा। हाँ, ये जब कभी भी ऑक्सीजन 1 होगा तो मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूं, क्योंकि इसके बाद 6 हैं, तो ये माइनस चार्ज होगा। तो ये माइनस चार्ज है। इस तरह से ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम करता है स्टूडेंट्स, या कि लीविस बेस बन जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है, और ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में ये प्रोटॉन को खींच लेगा। क्या करेगा, ईथर्स, जब मैं ईथर्स बनाऊंगा उसमें ये सारा यूज होने वाला है। ईथर की विलियमसन सिंथेसिस है, उसमें हम देखेंगे ये सारे यूज होने वाले हैं। अगर मैं कैलकुलेशन भी करता इसकी स्टूडेंट, तो भी मेरा निकला था आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये कितने हैं 2 4 6 यहाँ पर आए हैं, और एक बॉन्ड बना रहा है 2 -2/2, तो ये कितनी आ रही थी -1। तो ये फॉर्मल चार्ज इसका -1 आएगा। इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूँ कि -1 है। और अगर इसका मैंने देखना है, ये कौन सा कंपाउंड है, देखो इसमें क्या हुआ है, ये इस तरह से बना मेरा CH3CH2। अब क्या हुआ है, ये O है, ये H है, ये H, एक H आ गया। तो ये तरीके से प्रोटोनेशन करूंगा, मैं प्रोटोनेशन करूंगा एल्कोहल्स की। देखना एल्कोहल्स जो होंगे स्टूडेंट्स,
उनका मैं उनमें मैं H प्लस ऐड कर दूंगा, H प्लस ऐड कर दूंगा, तो इस तरह के बनने वाले हैं। अगर H प्लस यहाँ जुड़ गया तो फिर क्या बनेगा, देखो ROH इधर आ जाएगा, H एक पहले था, अब इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3, तो अब क्या चार्ज आने वाला है इसका, प्लस +1। कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, +1। तो फॉर्मल चार्ज जो होते हैं स्टूडेंट्स, अगर देखो BH3 है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 है, ये न्यूट्रल है, लेकिन BH4 जब बनेगा स्टूडेंट, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, बोरोन के ऊपर, बोरोन का चार्ज मैं निकाल सकता हूँ, ये +1 आने वाला है, +1 आने वाला है बोरोन के ऊपर स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, देख रहे हैं, तो सी नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आने वाला है, +1। यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आने वाला है, प्लस। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या होगा कार्बन पर, -1। यहाँ पे भी देख रहे हो कि कार्बन, ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, और एक तीसरा भी बन गया है, तीसरा भी बन प्लस प्लस गया, यहाँ पे प्लस आने वाला है। तो फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन की जा सकती है स्टूडेंट। देखो जब डबल बॉन्ड है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है चार्ज, ये न्यूट्रल है, लेकिन ये सिंगल वाला तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये रिएक्शंस करेगा तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए स्टूडेंट, 1 2 3, तो कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, +1। +1। तो ये हमें पता है कि ये प्लस वाले हैं। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज बहुत काम करेंगे और हमें रिएक्शंस का पता लग जाएगा, और कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये रिएक्शन को डिसाइड करेगा स्टूडेंट। यहाँ पे समझ आ गई स्टोरी। अब देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि जो क्लासिफिकेशन की जाएगी वो फंक्शनल ग्रुप्स के बेस पे की जाएगी। क्या करेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हम स्टडी करने जा रहे हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं, देखो कि ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसे OH ग्रुप है आपका, आपने OH लिखा, कीटोन्स ग्रुप लिखा, COH लिखा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा, हैलोजन लगा रखी कार्बन के साथ। तो ये कंपाउंड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक के, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे विल बी डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपकी बुक में टेबल एक मिलेगी स्टूडेंट जिसमें ये सारे हमने फंक्शनल ग्रुप्स बताए हैं, ये होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनका IUPAC प्रीफिक्स और IUPAC सफिक्स के हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये हमने यूज करने हैं। हमने क्या यूज करने हैं, IUPAC प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज करेंगे हम, किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो प्रीफिक्स और सफिक्स हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। इसको तुमने लर्न करना है, ये तुम्हें पता है, एल्कीन्स, एल्काइंस, हैलोजन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नाइट्राइल्स, ईथर्स, ये सब हम पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, ये सारे ग्रुप, एमाइड्स, एमिन्स, ठीक है। ये एक टेबल है, इसको तुमने लर्न कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनके ये कैसे इनके नाम लिखेंगे वो भी दिया हुआ है IUPAC, ठीक है। ये तो कर लोगे तुम, ये तुम कर लोगे, इसमें कोई वो खास पॉइंट नहीं है। अब एक और चीज बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक चीज को मिस किया था स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन को हमने मिस किया था, उसके बारे में बता रहा हूं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, एक तरीके से डीलोकलाइजेशन होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जैसे जो CH के बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन सी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अटैच हो जाते हैं, इफ अगर एक एल्काइल ग्रुप स्टूडेंट, मान लो ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, सपोजिंग दिस इज एन एल्काइल ग्रुप स्टूडेंट, सपोजिंग इट इज अटैच्ड टू
एक कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज। ये कार्बन देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक एल्काइल ग्रुप लग गया इसके आगे। क्या लग गया? एल्काइल ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम है स्टूडेंट्स, इसके पास जो है अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल है। इसमें क्या है? इस कार्बन के पास क्या है? अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल है। कैसे पता लगेगा? देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन का क्या होता है? कार्बन का जो वैलेंस शेल है उसमें कितने हैं? आपने ऐसे दिखाए 2s और 2p। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4। ये एक्साइटेड स्टेट कार्बन की मैंने ठीक लिखी है गलत? जल्दी बताओ, सही है क्या? ठीक है। अगर ये प्लस, इसमें तो 4 है ना, कोई भी प्लस नहीं है, तो ये चारों यूज हो रहे हैं। ये कौन सा है? sp3 है, ये sp3 कार्बन है मिथाइल वाला। लेकिन इसमें क्या हुआ है? इसका कैसे शो करोगे? इसका तो हमने ऐसे दिखाया, मुझे को कैसे दिखाया कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 3। एक चले गया बाहर, प्लस हो गया ना ये, तो एक खाली पड़ा है, तो एक वेकेंट है इसके पास। कौन सा? पी ऑर्बिटल वेकेंट है स्टूडेंट, एम्प्टी। एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। इसके पास क्या है? 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है। ठीक है, 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो होता क्या है कि ये एम्प्टी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले यहां से यहां चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये यहां ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और ये वाला बॉन्ड फिर एक तरीके से टूट जाता है, तो ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या हो गए? डीलोकलाइज हो गए। तो ये सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन थे। कौन से इलेक्ट्रॉन है? डीलोकलाइज कौन से हो रहे हैं स्टूडेंट्स? डीलोकलाइजेशन ऑफ किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड। कौन सा सी एच बॉन्ड? जो इसके नेक्स्ट है। अगर दूर होगा तो वो नहीं कर सकता ना, दूर वाले नहीं कर सकते, जो नेक्स्ट वाले हैं सिर्फ वही दे सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इसको फिर मैंने यहाँ पे देखो मैंने क्या दिखाया, ये वाला मेरा था कार्बोकेटायन, इसके पास वेकेंट है। यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्या है? 2। अब ये खाली है, ये खाली है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने शुरू हो जाएं, इधर शिफ्ट होने शुरू हो जाएं, तो क्या होगा? ये एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये प्लस यहां से खत्म हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो गया फिर? ये यहां देख रहे हैं कि ये बॉन्ड इधर आ गया, और इसको मैंने अलग, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, H+ दिखाया। तो इस तरह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन का बेनिफिट क्या होता है स्टूडेंट? कि इलेक्ट्रॉन जो ये वाले थे, ये डीलोकलाइज हो गए, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, यहाँ। अब ये कितने बन सकते हैं इस केस में स्टूडेंट? क्योंकि 3 CH बॉन्ड्स हैं, तो 3 बार ये हो सकता है। इसको ये वाले भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये वाला बॉन्ड भी दे सकता है। तो 3 स्ट्रक्चर मैंने बनाए स्टूडेंट्स। कितने बनाए हैं? 3। देख रहे हैं? 1 2 और 3। इनको क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कौन सा है? इथाइल कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन है? इथाइल। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के? 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन सकते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत फास्ट होता है, ये मतलब होते रहते हैं, ये कभी इधर जाएगा, कभी वापस आएगा, इधर आएगा। ये रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब बहुत फास्ट ही एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज दिखाई मैंने। तो इसके कारण क्या होते हैं? ये स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें। क्या हो जाता है? मोर स्टेबल हो जाती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल देन दिस। वाई? ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, इसमें कोई भी नहीं है। इसके अंदर, इसके साथ कोई क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये है। अब इसका कोई अल्काइल ग्रुप तो लगा नहीं नेक्स्ट पोजीशन पर, इसका कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है स्टूडेंट। लेकिन इसके कितने बन रहे हैं?
3। तो कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ दोनों में से? ये वाला। CH3 अब यहाँ पे समझ में आ CH2 गई कि ये जो खाली पड़ा हुआ है ना, इसके पास खाली पड़ा है, यहाँ पे दिखाया था मैंने, ये खाली हो गया, वेकेंट हो गया पी ऑर्बिटल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, होते रहते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर होते हैं, फिर फास्ट होते हैं। इस तरह से ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो जितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जितने सिग्मा CH वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, हाइपर कंजुगेट होते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ। तो उससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप देखो कि ये मैंने एक पिक्चर दिखाई यहाँ पर स्टूडेंट्स, कि देखो उसी को मैंने दिखाया है कि देखो यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस वाला मतलब खाली पड़ा हुआ है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो CH3 वाला, CH3। तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि देख रहे हैं, ये एक डबल बॉन्ड बन गया है, और H+ को मैंने अलग कर दिया है, H+ को अलग कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन स्टूडेंट्स। और इससे क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ग्रेटर द हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कैटायन विल इंक्रीज स्टूडेंट। तो जो कैटायन की स्टेबिलिटी होती है स्टूडेंट, कैटायन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी स्टूडेंट, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन आया था कि ये आपको दिया है कि वाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, मोर स्टेबल देन। अब ये क्वेश्चन आया पेपर में बहुत बार, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, बताओ इसका क्या आंसर है तुम्हारा? बताओ क्या रीजन देंगे हम, आंसर क्या लिखोगे एग्जाम में? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका बहुत बार। 3 डिग्री वाला क्या है, यहां पे देख रहे हैं 3 डिग्री है, बोलो। ये कार्बन प्लस है, ये CH3 CH3 CH3, ये बताओ 3 डिग्री है? हाँ जी सर। ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, मतलब इसके साथ तो कोई कार्बन है ही नहीं। तो बताओ कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? ये उसमें सबसे ज्यादा 3 स्टेबल। अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, 3 अल्काइल ग्रुप्स। तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसके? इसके 3 3 डिग्री में कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे स्टूडेंट, यही तो लिखना था, कितने हाइपर कंजुगेशन है इसमें, हाइपर कंजुगेशन कितना होगा इसमें। देखो कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन वाले कितने बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं बताओ जल्दी? 3, 3 6 और 3 9, इसमें 9 सिग्मा CH बॉन्ड्स हैं, है क्या नहीं, जल्दी बताओ हाँ जी सर। कितने हैं इसमें? this CH3 has got 3 sigma bonds, this has got 3 and 3 9। 2 डिग्री में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? तो इसमें 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। अब 2 डिग्री में कितने बनेंगे जल्दी बताओ, इसमें कितने सिग्मा है? 4। 4 क्या से हुए, खोल के देख लो अगर डाउट है। कैसा है ये, ऐसे दिख रहा है मुझे, कहाँ गया ये है CH CH कितने हैं बताओ आप, ये कार्बन है, कितने हैं इसमें? 1 2 3, और ये कितना है? 1 2 3, कितने बने फिर, कितने सिग्मा है? 3 और 3 कितने हैं? 6 हुए। 6 हुए, 6 सिग्मा CH। तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 6 बनेंगे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। कितने बनेंगे? 6। अब 1 डिग्री को लेता हूं, 1 डिग्री ये वाला, इसमें कितने बनेंगे? 3। 3 सिग्मा CH। तो इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो बताओ फिर जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी होती है। इसमें कितने बनेंगे 0 वाले में?
इसका नाम ही 0 डिग्री है, इसमें 0 है, इसमें कोई भी नहीं है, नो हाइपर कंजुगेशन। तो बताओ फिर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? डिग्री इसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बने उसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। तो जिसकी डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। इसी का कारण ये 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है सर। तो हाइपर कंजुगेशन जब भी होगा स्टूडेंट्स उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बोलो। जहां भी हाइपर हाइपरकंजुगेशन। कंजुगेशन होगा उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ऑलवेज। समझ में आई? अब देखो यहां पर मैंने शो किया है कि ये हाइपर कंजुगेशन आल्सो पॉसिबल इन एल्कीन्स एंड एल्काइल एरीन्स। अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है, देखो अगर तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ शो किया है, देखो CH CH CH, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड्स हैं। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुम्हें पता है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे दिखते हैं तुम्हें पता ना, ये पी वाले। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें है तो ये जब क्या करते हैं, ये ऐसे पाई बॉन्ड बना देते हैं, ये पाई बॉन्ड बन जाता है, जो डबल पाई वाला बॉन्ड है। अब इस ये वाले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। अब इसके अंदर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये जो है हमारा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं इसमें? अब ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो उसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो सिग्मा वाला है ये क्या करेगा फिर? यहाँ पे देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने शुरू हो गए, और ये इसका क्या हुआ फिर, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो H प्लस बन गया, H प्लस बन गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये माइनस बन गया। क्या बन गया? डबल बॉन्ड और माइनस। कितने पॉसिबिलिटीज हैं? यहाँ पे एक ही R ग्रुप लगा हुआ है, एक ही R ग्रुप लगा हुआ है, तो कितने बनेंगे इसमें? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर एक कंपाउंड ये है, ठीक है, और एक कंपाउंड ये है, इसका क्या नाम है जल्दी बताओ, इसका क्या नाम है? इथीन। इसका क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं सेकंड वाले को? ये कौन सा कंपाउंड है? कितने कार्बन है? 1 2 3 बोलो। प्रोपीन। प्रोपीन। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा स्टूडेंट्स? प्रोपीन। प्रोपीन इज मोर स्टेबल। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन इथीन। वाई स्टूडेंट्स? सर उसके हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। इसमें तो है ही नहीं हाइपर कंजुगेशन, इसमें तो कोई हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं। कहाँ लगा हुआ है? आर ग्रुप लगा है कोई आगे? नहीं। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन कितने स्ट्रक्चर बने? हाइपर कंजुगेशन 3 बनाए मैंने, 1 2 3। ड्यू टू, आंसर क्या लिखोगे एग्जाम में? हाइपर कंजुगेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड में लगते जाएंगे उतनी ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगी। यस और नो? ये हमारा रिएक्शन कराऊंगा आपको, देखना जब मैं फंक्शनल ग्रुप करूंगा तो उसमें आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो हर साल आता है। जो जितने ज्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन्स होती हैं वो मोर स्टेबल हो जाती हैं। बात समझ में आई? एल्काइलेटेड एल्कीन्स, जितनी ज्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन्स होती हैं स्टूडेंट्स वो मोर स्टेबल हो जाती है। क्या होती है? मोर स्टेबल हो जाती है। ड्यू टू रीजन, बोलो कौन सा रीजन मैंने बताया? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाती है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर कंसिक्वेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, जनरल रूल बता रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कंटेनिंग हाइड्रोजन्स। अगर एल्काइल ग्रुप्स के नंबर बढ़ जाएंगे जिनके पास हाइड्रोजन है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट। तो डबल बॉन्ड जहां भी लगा होगा, देखो यहां पर हमने दिखाया कुछ कंपाउंड, ये इथीन, ये प्रोपीन, और इसमें देख रहे हो दो आर ग्रुप लगा दिए मैंने,
2 मिथाइल ग्रुप लग गए, ये और भी स्टेबल हो गया। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लग गए और भी स्टेबल हो गया। इसमें 4 मिथाइल ग्रुप लग गए और भी स्टेबल हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है ड्यू टू स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन बनेंगे? देखो इसमें कितने बनेंगे 3, इसमें कितने बनेंगे 6, इसमें कितने बनेंगे 3 + 3 + 3 9, इसमें बने 3 हाइपर कंजुगेशन, इसमें बने 6 H। H क्या है? हाइपर कंजुगेशन, हाइपर। इसमें कितने बने 6, इसमें कितने बनेंगे 3 3 6 3 9, इसमें 12 बनेंगे। 12। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? ये 12 वाला। तो देखो इस तरह से स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं हाइपर कंजुगेशन से। अब ये एक कंपाउंड मैंने दिखाया है, इसमें हाइपर कंजुगेशन होती ही नहीं, इसलिए ये इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन नेक्स्ट लगा था उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। CH3 ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तब होती है। कौन से बॉन्ड्स होने चाहिए? CH सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, तब ये होती है। यहाँ पर है नहीं है, तो ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं है। नो हाइड्रोजन एटम ऑन अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं जो नेक्स्ट कार्बन होता है। ये कार्बन अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा है नेक्स्ट टू दिस डबल बॉन्ड। तो समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स। हाइपर कंजुगेशन समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, फिर ये लेक्चर खत्म हुआ, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होनी है? सैटरडे। सैटरडे का कौन सा टाइम है हमारा? रात के 8 o'clock। ओके ओके, ऑल राइट, okay then, bye bye, thank you very much for Okay. answering all the questions and interacting and getting so much information about this organic chemistry. Will continue with you on the next Saturday. Okay, bye bye. Bye sir.